हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टर्की स्टडी एंड फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि आपकी यूपी टेट, सी टेट, रीट और सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर और अपने अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। ऐसे ही सभी प्रैक्टिस सेट आप तक आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं कि किसी वर्ग है, कोई वर्ग है, यानी कि जी हमने वर्ग बना लिया और जी हमने आयत बना लिया है। तो वर्ग को हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, यानी कि जे वाली भुजा, जे वाली भुजा, जे वाली भुजा और जे वाली चारों बराबर होगी। और आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, यानी कि जे बराबर इसके बराबर ये होगी, इसके बराबर ये होगी और जे चारों बराबर होगी। हम लोग जानते ही हैं, यदि वर्ग का परिमाप है, जो कि परिमाप आपका परिमाप होता है इसकी चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि ये 24 है, पूरा टोटल 24 हैगा। तो 24 है, यानी कि 6 चौको 24, यानी कि 6 भुजा जे है, 6 आपकी जे है और 6 आपकी जे है और 6 ए है आपकी। और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जे आपकी 8 है। जब ए भुजा बराबर है तो इसके सामने भी जे भी 8 की होगी। अब आपके पास चौड़ाई है नहीं है अभी इसकी। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, वर्ग का परिमाप आपके पास कितना लिखा हुआ है 24, और आयत का परिमाप उन्होंने बोला है बराबर में, आयत के परिमाप के बराबर है, यानी कि आयत का परिमाप भी 24 है। जब आपके पास आयत का परिमाप 24 है, यानी कि 8 + 8 है, ये आपके 8 है + 8 16 हो गया है टोटल। ये आपका बराबर 16 के बराबर हो गया है, यानी कि ये टोटल 16 हो गया और 24 में 16 घटा देंगे तो आपका बचेगा 8, यानी कि 4 भुजा आपकी जे हो जाएगी, 4 भुजा आपकी ए हो जाएगी। टोटल दोनों हो जाएगी ना, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 8 24, यानी कि दोनों की परिमाप बराबर हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल में हम देख सकते हैं कि इसका आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो देख सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो आपकी लंबाई यहाँ पे 8 निकली थी आपकी, और चौड़ाई निकल आई थी आपकी 4। तो टोटल गुणा कर देंगे तो आपकी गुणा करने पर आपके 24 आ जाएगी। 8 चौको 32, सॉरी 8 चौको 32, आपकी 32 आएगा आपका। तो आपके पहले का आंसर सही हो जाएगा 32। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक बोतल में 750 ml जूस भरा है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या होगी। एक बोतल में आपका, यहाँ पर देखते हैं कि एक बोतल में 750 ml जूस है। एक बोतल में आपके 750 ml जूस है, ऐसी ही 6 बोतल हैं। जब एक बोतल में 750 ml है तो 6 बोतलों में आपका कितना हो जाएगा, 750 × 6 कर देंगे, यानी कि 0 और 6 पंचे 30 को 0 3 और 6 7 42 3 45, यानी कि 450 ml हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या हो जाएगी। आपकी 6 बोतलों में 4500 ml है। ये पूछ रहा है 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। 450 लीटर, यानी कि अब यहाँ को 450 जो लीटर में है, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। इसमें 450 × 1 लीटर में 1000 हो जाएगा। इसमें 3 जीरो और बढ़ा देंगे आपकी 3 जीरो आपके और बढ़ा देंगे।
450 लीटर में 45,000,000 इतने आपके मिलीलीटर हो गया। तो इसमें कितने कार्टूनों की ज़रूरत पड़ेगी? 6 कार्टूनों में 4500 मर रहा है, यानी कि 4500 लीटर में आप 4500 का डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम लोग, और 45 एकम 45, यानी कि आपका 100 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 5, 10 और 35 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, यानी कि सार्वगुणज का मतलब होता है सबसे ऐसी कोई भी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, यानी कि 5, 10 और 35 को कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों को विभाजित कर देगी? 5 ही है, यानी कि इसका सार्वगुणज आपका हो जाएगा 5। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, इसका गुणनखंड 5, 10, 35 को 5, 10, 35 का गुणनखंड निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 5, 5 दूना 10, 5 तिया 35, 5 सते 35, यानी कि यहाँ पर आपके गुणनखंड 5, 2 और 7 हो जाएंगे। क्योंकि 5 है जो 5 से 5 विभक्त हो जाएगा। 10 को आपको 5 10 के गुणनखंड करेंगे, 5 और 2 आ जाएंगे, और 35 के 5 और 7 35, यानी कि इसका गुणनखंड टोटल आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 70 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा टोटल 17। अब इसमें ये पूछ रहा है क्या कि गुणनखंड का अंतर क्या होगा, इसके सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा, यानी कि 70 माइनस 5 सार्वगुणनखंड जी है आपका, और सार्वगुणज जी है। तो 70 माइनस 5 कर देंगे तो आपका निकल के रखी आएगा 65, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, यहाँ अब आपके लिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लाते हैं। एक सेकंड थोड़ा। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो दोस्तों, एक पेंसिल की कीमत आपकी कितनी है? 2.5 रुपये है। एक पेंसिल की कीमत आपकी 2.5 रुपीज़ है। तो वह क्या करता है कि अमित 1.5 दर्जन, यानी 1.5 दर्जन का मतलब होता है 1.5 दर्जन का मतलब है आपके, एक दर्जन में आपकी 12 पेंसिल हो तो आधा दर्जन में प्लस 6 और हो जाएंगी, तो 12 6 18, यानी कि आपके पास टोटल 18 पेंसिल है। अब वो क्या करता है, दुकानदार 100 रुपये का एक नोट देता है। अब एक पेंसिल की कीमत आपकी 2.5 रुपये है, तो 18 पेंसिलों की कीमत कितने हो जाएगी? 18 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 2.5 है आपका, सॉरी 2.5, 18 पंचे 200, सॉरी गुणा करेंगे तो आपका 18 गुणा 2.5 आ जाएगा, तो बराबर में आपके आ जाएगा 45 और 0.0, यानी कि आपकी 45 रुपये वैल्यू आ गई है आपकी 18 पेंसिलों की। उसने 100 रुपये का नोट दिया है दुकानदार को, उसके पास कितने आ जाएंगे? तो आपकी 100 माइनस के 45 कर देंगे, तो आपके पास मिलेंगे 55 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 55।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि 3759 मल्टीप्लाई 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का एक फल क्या होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है कि 3759 मल्टीप्लाई 9573। तो सबसे पहले आपको पहले अंक का गुणा कर लेना है। 3 नंबर 27 की 7 हो जाएगी, 2 आ जाएगी कैरी आपकी, तो 3 × 5 = 15 और 2 17 की 7 आगे 1 आ जाएगा। 3 × 7 = 21, 1 22 की 2, बस इतनी ही छोड़ देना। अगला अंक करना है 7 9 63 की 3 और 6 कैरी, 7 × 5 = 35, 35 × 6 = 41 की 1 कैरी 4 आगे छोड़ देना और 5 के अंक गुणा कर देंगे। तो आगे आपको इतने 2 अंक आपको निकालना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक निकालना है। तो इतना हो जाएगा आपके लिए। तो आगे निकाल लेना है, आपको जोड़ लेना है इसमें 7 और 7 3 10 को 0 कैरी 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर जो भी अंक होगा आपके एक्स्ट्रा कोई भी आ जाएगा। आपको मतलब है आपके इकाई अंक से और दहाई अंक से आपको मतलब है। तो अब वो कह रहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल ज्ञात करना है आपको। 0 यानी कि आपकी दहाई अंक है 0 प्लस इकाई अंक है आपका 7, इसका योगफल ज्ञात करना है। 0 + 7 आपका 7 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है आपका निम्न उपलब्धताओं के लिए गठित पाठचर्या अलग होगी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही चुन लेना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल अधिक देती है। देखिए इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के थ्रू देखा जाए तो प्रत्येक बच्चे को इसमें भागीदारी के लिए कहा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है कि सबसे उपर्युक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है आपको ये देखना है। इसमें कहा गया कि व्यू रचना आपको समझनी चाहिए कि व्यू रचना होती क्या है। तो यहाँ पर देख लेना है आपको कि व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल हल करके, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करके, प्रतिरूपों का प्रयोग करके। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले होगा आपका ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अबेकस है जो कि विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। निम्न में से किस में सहायता नहीं करता है। पहला का ऑप्शन कह रहा है बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गणित में परिशुद्धता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्थानीय मान की महत्वता को समझना। अब इसका आंसर आपको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही है आपका, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा आपके शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखना। अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या का लिखना। देखिए अबेकस किसी भी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में कर सकता है, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करता है, स्थानीय मान की महत्वता को समझाता है। आपकी अबेकस आपने देखा होगा कि इस तरह का होता है, इसमें आपकी लकड़ी के होते हैं, छल्ले बने होते, पहने हुए होते हैं। तो ये आपका अबेकस होता है। इसमें शब्दों की दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखना आपका यही प्रयोग नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 3 1 + 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परिमाणात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी विभाजनात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी गुणनखंडीय अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संक्रियात्मक अवस्था है। इसका ऑप्शन आप सही टिक लगाना है आपको, कौन सा होगा, इसका आंसर नंबर सही होगा आपका संक्रिय अवस्था। क्योंकि गुणनखंडीय इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बराबर 2 + 2 और 4 बराबर 1 + 3, यानी कि इसमें संक्रिया हो रही है, 1 + 1 की परिणाम हो नहीं रहा है, इसमें विभाजन हो नहीं रहा है कि अलग अलग किया जाए, गुणनखंड हो नहीं रहा है, गुणा वगैरह को तो इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसमें संक्रिया हो रही है। संक्रिया का मतलब होता है जोड़ घटा गुणा भाग सभी को अलग अलग कर रहा है, यानी कि 2 + 2 4 बराबर जी 3 + 1 भी कह सकता है। ऐसे ही आगे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलती हैं। 10 कह रहा है आपकी उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तथ्यों, नियमों तथा सूत्रों के ज्ञान पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एल्गोरिथम के ज्ञान पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संकेतों और चित्रों के ज्ञान पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कुछ सीमा तक संख्यानात्मक प्रयास और ज्ञान के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सही लगाना है आपको। इसका आंसर सही होगा कि उच्च क्रमांकीय चिंतन। आपको ये शब्द समझना है कि उच्च क्रमीय चिंतन क्या है। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कुछ सीमा तक संज्ञान प्रयास और ज्ञान। आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर 11। आंकड़े के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर बी भूमिका निर्वाह, ऑप्शन नंबर सी वर्ग पहेली, ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। इसका सही आंसर लगाना है आपको कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ, विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए विद्यार्थी को उचित रूपात्मक कार्य आंकड़ों को समझना है, तो उसके लिए सर्वेक्षण आधारित परियोजना होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हायल के अनुसार वे ज्यामिति पर हैं। इसमें देखना है कि किस स्तर पर हैं, मानसिक चित्रण स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनुपचारात्मक निगमन स्तर पर, औपचारात्मक निगमन स्तर पर। इसका आंसर तो बहुत ही सरल है, आपको पता ही होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियाँ यानी कि चित्र वगैरह के बारे में, तो आपके मानसिक चित्रण स्तर पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखा और कोण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के अंतर करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सममिति की अवधारणाओं पर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी सममिति की अवधारणाओं के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर 14। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकास करना, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जल्दी से जल्दी बताइए। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ये गणित का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि क्षमताओं को विकास करने से कुछ अकेला कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी का गणितीय प्रतिभाओं सभी का विकास करना है आपको, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आकृतियों की इकाई से अध्यापक शिक्षार्थियों से
आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी समझ या बोध, सृजन अथवा रचना, ऑप्शन नंबर अनुप्रयोग। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम के आप संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब आपने 6 पक्ष पढ़े होंगे, चारों साल 6। तो इसी में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षार्थियों की आकृतियों की उपयोग की सहायता से, आकृतियों यानी कि चित्र के आधार पर बच्चों को छोटे छोटे चित्र बनाकर, पेड़ पौधे बनाकर, खिलौना वगैरह, कोई भी हाथी वगैरह बना करके अंक दिखा देते हैं कि चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इस क्रियाकलाप से निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करता है? इसमें आपको आंसर सही बताना है आपका, कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर सही हो जाएगा आपका सृजन या रचना करना। देखो, चित्र की रचना करने के लिए कहता है तो आपका सृजन मतलब क्रिएटिविटी, आपकी यही सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका कि यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होता है? आपको भागफल तो पता ही होगा कि 5 6 7 से यदि भाग देते हैं तो इसे आप भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो जितनी बार भाग गया है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो आपको इसमें 5 6 7 से भाग देना है। आपको 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7। सॉरी, 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा जगह स्पेस बना रहे हैं। आपको यहाँ पर 5 6 7 से भाग देना है। किसमें? 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7, इसमें आपको भाग देना है। तो सबसे पहले 5 6 7 से 1 से भाग देंगे तो 5 6 7 आ जाएगा। अगला 5 आप यहाँ पर लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो बिंदी बना देंगे एक। अगला 6 ले लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा देंगे, यानी कि फिर 7 ले लेंगे, फिर एक बार जाएगा तो 5 6 7 फिर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर काट देंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। सॉरी, तो अगला फिर आपको ऐसे ही 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको 6 कॉमन लेना पड़ेगा तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको 7 कॉमन लेना पड़ेगा तो फिर आपको अब तो बढ़ाना नहीं पड़ेगा, फिर भाग देंगे तो फिर से 5 6 7 1, यानी कि 1 0 0 1 0 0 1 आपका जी आ जाएगा। 1 0 0 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर आपकी बी में आपका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गुणनफल 144 गुणा 101 में क्या जोड़ें कि 144 गुणा 14 प्राप्त हो जाए? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सॉल्व कर सकते हैं आप जल्दी से जल्दी इसको। किसमें लिखा है कि गुणनफल 117 गुणा 101 में क्या जोड़ें कि 144 गुणा 14 प्राप्त हो जाए? तो आपको इसमें क्या क्या करना है कि 140 गुणा 101 में क्या जोड़ना है कि इतना इतना प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं कि इसमें एक 0 हो जाएगा, 1 चौका 4, 1 एकम 1 गुणा 0 0 0 और 0 1 चौका 4 1 एकम 1। यहाँ पर जोड़ लेते हैं 0 0 4 4 1 5 और 1 15 40 ये आ गया। आपको प्राप्त करना है कि 144 14। सॉरी, थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। आपको यहाँ पर 0 0 4 1 आपको आएगा 0 4 1 आ जाएगा और 4 1, यानी कि 14 140 ये होगा। और प्राप्त करना है आपको 14 444, यानी ये संख्या बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे 14 414, तो 4 बचे 114 है जी। 7 4 11 4 कैरी 1 लेंगे 2 हो जाएगा 274, यानी कि आपको 274
जोड़ना पड़ेगा, तब आपको 14,414 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो वर्गों की परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। यहाँ पर आपको दो वर्ग बनाना है। मान लीजिए एक वर्ग जी बन गया हमारा, एक वर्ग जी बन गया। जी छोटा हो गया आपका, जी आपका बड़ा हो गया। तो छोटे वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। परिमाप अभी मैंने बताया कि परिमाप होता है आपकी चारों भुजाओं का योग। जब ये चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, यानी कि इनका परिमाप क्या होता है। परिमाप है इसका 12, यानी कि 3 चौका 12, यानी कि 3 भुजा 3 सेंटीमीटर ये है, 3 ही सेंटीमीटर ये है, और 3 ही सेंटीमीटर ये है, और 3 ही ये है। आपकी तीनों भुजाएं 4 3 3 3 3 है। और बड़ा वर्ग है जो उसका परिमाप है, इसका परिमाप है 24, यानी कि 6 चौको 24, यानी कि 6 इसका जी है, 6 भुजा जी है, 6 जी है और 6 जी है, यानी कि प्रत्येक भुजा इसकी 6 6 6 और छोटे वर्ग की भुजा 3 3 3 है। तो ये पूछ रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भुजा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो 6 6 भुजा इसकी 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 6 36 आ जाएगी। 6 36 कर लेंगे। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटे वर्ग का भुजा स्क्वायर इसकी कर देंगे, इसकी भुजा यानी कि 3 हैगा, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। जी आपका ए है। 3 3 का 9, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 9 का 36, यानी 9 चौका 36 आपका 4 गुना है। इसलिए आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 9,999। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 100। इनका योगफल पूछ रहा है, यानी कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 999। इनका योगफल ज्ञात करना है। 9 9 9 ना 10 को 0 कैरी 1 आ जाएगी, और 9 और 1 10, यानी कि 199। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें, 199 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा है, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन आपको हल करा दूंगा। एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको ये हल करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।